गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था केवीएस इंटरव्यू के बारे में। और केवीएस इंटरव्यू के साथ साथ हमने आपको सबसे पहले अपने वीडियो में बताया कि किस प्रकार कट ऑफ आपकी निर्धारित की जाती है। हमने सबसे पहले वीडियो में देखा कि केवीएस जो आपकी कट ऑफ निकालने वाला है वो किस प्रकार कट ऑफ निकालेगा, और उस पर हमें बहुत ज़्यादा सटीक जो है बहुत ज़्यादा हमें लोगों के कमेंट देखने को मिले, जिसमें कहा गया कि शायद आपके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है वो सबसे ज़्यादा सटीक होगी। आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, हमने आपको बताया था कि केवीएस में इंटरव्यू किस प्रकार होते हैं, और इंटरव्यू के हमने आपको 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है, और चौथे लेक्चर में हम कंप्लीट करना चाहेंगे कि केवीएस इंटरव्यूज के रिगार्डिंग जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन चलते हैं और क्या क्या हमें तैयारी करनी होती है। मैं आपको लगभग 24 से 25 पॉइंट आज समझाऊंगा, और 24-25 पॉइंट्स के बारे में उन पर चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यूट्यूब पर कितने भी क्वेश्चन आप सर्च करके देख लें, सारे के सारे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे, आप लगभग 20 वीडियो देखने के बाद कम से कम जो है 10 या 15 क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, और क्वेश्चन मिल पाएंगे आपको केवल, और उनके सटीक आंसर नहीं मिल पाएंगे। मैं एज ए टीचर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है उनके आंसर आपको देने होंगे, और किस प्रकार आपके अंदर से हेजिटेशन निकलेगी। तो बात करते हैं केवीएस इंटरव्यू 2023 के बारे में। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि एग्जामिनर के पास जब हम अंदर कमरे के अंदर एंटर होंगे, तो एंटर होने के बाद एग्जामिनर की क्या दृष्टि होती है हमारे पास। हम एक बार मे आई कमेंट करके जो है अंदर तो एंटर हो जाते हैं। जब अंदर जाके बैठेंगे, जब वो हमसे कह देंगे सिट डाउन, और सिट डाउन होने के बाद जब हम बैठ जाएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। देखिए, जीतेगा वही जो सामने वालों के जो है क्वेश्चंस को पहले से ही समझ पा रहा हो कि वो अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। तो पहला क्वेश्चन बनता क्या है, पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है एग्जामिनर के मन में कि सामने जो कैंडिडेट मेरे पास आया है, क्या उसके अंदर क्वालिटीज हैं टीचर बनने की। तो वो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करता है, ना कि वो आपसे कह दे कि बच्चों को पढ़ाओ, हम देखना चाहते हैं बच्चे आपसे सेटिस्फाई हुए ना हुए, या बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बच्चों ने जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे उन्हें सही प्रकार के आंसर मिले या नहीं मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो एग्जामिनर व्यू करेगा अबाउट यू, आपको देखेगा, आप में वो क्या देखना चाहेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस समय मेरी निगाहें केवल जो है आपसे जो है एक तरीके से कनेक्ट हो चुकी हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि कोई बच्चा, एक ही बच्चा है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मैं उसी से एक बच्चे से जो है अपना आईक्यू लगाए हुए हूं। अगर मेरे पास जो है पूरी क्लास बैठी होती, तो मैं पूरी क्लास के साथ ना आगे पीछे दाएं बाएं जहां जहां बच्चा बैठा होता, मैं वहां वहां तक जो है अपनी पूरी एक ही टॉपिक पे निगाहों को घुमाता रहता। अगर मैं एक लाइन भी बोल रहा होता, तो उस एक लाइन में मैं एक तरीके से सारे बच्चों पे निगाह मारता रहता। क्यों? क्योंकि सामने वाले बच्चे को ये लगना चाहिए कि हाँ, टीचर हमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे एग्जामिनर आपको क्या देखता है। एग्जामिनर आपके अंदर ये क्वालिटी देखना चाहता है कि टीचर के आईक्यू क्या है, टीचर कहीं हेजिटेट तो नहीं हो रहा है, टीचर बोलते समय जो है किसी तरीके से ऐसा तो नहीं है बच्चों के क्वेश्चन देखने के बाद पसीने आने लगे हैं उसे। टीचर जब कम क्लास के अंदर एंटर हुआ, तो एंटर होने के बाद ऐसा तो नहीं है वो बहुत ज्यादा होपलेस हो गया हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहेगा। आगे की बात करें, देखिए हेजिटेशन, कई बार मैंने वर्ड बोला, तो हेजिटेशन कैसे रिमूव होती है आप समझ लें ध्यान से, और इस वर्ड को लिख लें, और लिखने के साथ समझ लें मेरी बात को कि हेजिटेशन किस प्रकार रिमूव होगी। आप सबसे पहले ना, आप चाहे केवीएस के पीआरटी का, टीजीटी का या पीजीटी का कहीं का भी आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप कम से कम 3 टॉपिक अपने पक्के कर लें। अब टॉपिक जो पक्के करे जाते हैं, वो उस तरीके के टॉपिक को पक्का करना है आपको जिसके बारे में एक एक डिटेल आपको पता हो। ऐसा ना हो जब आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में ही आपको क्वेश्चन पुट अप कर ले अगर एग्जामिनर, तो आपको ना बता पाए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, अपना टॉपिक मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब टॉपिक मजबूत करने का मतलब क्या हो गया, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं, चाहे उनकी स्पेलिंग रही हो, चाहे उनकी डिफाइन रही हो, कहाँ कहाँ उनका यूज हो सकता है, और उनसे रिलेटेड कितने एग्जाम्पल बन सकते हैं, वो आपको याद रखने होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपसे ना बार बार कहता रहेगा कि अच्छा कोई और एग्जाम्पल दीजिए, कोई और एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको लगभग 4-5 एग्जाम्पल हर एक चीज के बारे में पता होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्रिएटिवनेस होनी चाहिए टीचर में। टीचर में क्रिएटिवनेस, अभी मैंने बोला कि टीचर के हाथ पैर रहे, आंखें रही, आईब्रो रहे, इस तरीके से हिल रही हूँ। टीचर के साथ साथ मैं आपको हूँ, बच्चों के साथ में उसका आईक्यू मिल रहा हो, बच्चों के साथ साथ आईक्यू मिल रहा हो। जब वो चीजों को पढ़ा रहा हो, तो चीजों को पढ़ाते हुए समय वो पॉइंट आउट जरूर कर रहा हो, जो मैंने अगला पॉइंट आगे जाकर पॉइंट आउट कभी लिया है। आपको क्या करना है, जो भी चीज पढ़ा रहे होंगे उस चीज पर आपके हाथ भी जा रहे हों। अगर मैं आपको देखो एक एग्जांपल देकर मैं बताऊं, आप बहुत सारे जब एक तरीके से ना यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कोई टीचर पोएम पढ़ा रहा होगा, कोई टॉपिक पढ़ा रहा होगा, तो पोएम पढ़ाते समय वो बार बार क्या कर रहे होंगे ना, बच्चों को ना किसी भी तरीके से, मैंने कहा अगर मान लीजिए कि लड़की या कोई डलिया लेकर आ रही है, पोएम में ये वर्ड है, तो वो डलिया का सेंस दे रहा होगा सिर पर रखने का। तो आपको क्या करना है, जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपके हाथ रहे, आपका फेस रहे, वो सारी चीजें हिलनी चाहिए। आपको इस तरीके से, मैंने कल भी लेक्चर में कहा था, ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है।
आपको इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि सामने वाला एग्जामिनर आपको सोचने लगे कि ये पढ़ा रहा है या एक तरीके से बच्चों के सामने कठपुतली बनने वाला है। जो शब्द आ रहे होंगे उन शब्दों के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी हिलेगी, ना कि जो है आप किसी भी तरीके से क्रिएटिविटी जो है फालतू क्रिएटिविटी दिखाने लगे। आप एक ट्रेन का भी एग्जांपल देने जा रहे हैं तो ट्रेन का एग्जांपल जहां जहां ट्रेन वर्ड यूज हुआ है वहां वहां उस बॉडी को ट्रेन की तरह आपको लेकर चलना है, ना कि आपने जो है ट्रेन का जो है सेंस आने से पहले अपने आप को ट्रेन बना दिया है। इस तरीके से भी आपकी जो है एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट काउंट हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। क्रिएटिवनेस मैंने आपको बता दिया। बाई लैंग्वेज का मतलब मैं समझा देता हूं आपको। देखिए केवीएस में जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश तो बिल्कुल ही आनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए जो है कोई ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ की जो है लैंग्वेज आपको जो है जो आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको आती ही होगी। बट प्लस पॉइंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करना है, इंटरव्यू में भी और पढ़ाते समय भी। क्यों, वहां से क्यों होगा? देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे, जब 4 एग्जामिनर आपके सामने बैठे होंगे ना तो चारों कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट से बिलोंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कहा कोई ऐसा भी हो सकता है एक साइकोलॉजी का हो, एक एग्जामिनर आपका जो है मैंने कहा जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हो, एक आपका सब्जेक्टिव हो। तो इस तरीके से जब अलग अलग होंगे तो उनकी अलग अलग भाषाएं भी कहीं ना कहीं हो सकती हैं। तो आप उन्हें किस प्रकार जो है सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करने के लिए आपको इंग्लिश तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बोलनी आनी चाहिए, बोलने के साथ साथ समझनी भी आनी चाहिए। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। बाई लैंग्वेज का मतलब मैंने बता दिया। बच्चों के साथ में भी ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि कभी आपको ऐसी स्टेट में भेज दिया जाए जहां पर हिंदी अगर आप बोलने वाले हैं, हिंदी वहां पर बोली ही नहीं जाती है, बोली जाती है तमिल बोली जाएगी, मैंने कहा और कोई भाषा मलयालम बोली जा रही है या कोई भी तरीके की भाषा बोली जा रही है। अब आप कैसे पढ़ाएंगे वहां पर? तो टीचर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए मैंने आपका जो है सिलेक्शन केरल में कर दिया, तो केरल में तो मलयालम बोली जाती है, आप मलयालम कैसे पढ़ाएंगे वहां पर? वहां के बच्चों को तो मलयालम आती है। तो आप बताओगे सर मुझे इंग्लिश भी आती है, और इंग्लिश एक इस तरीके की लैंग्वेज है जो हर जगह बोली जाती है। और साथ साथ मैं क्या करूंगा कि मैं वहां जब उस स्टेट में पहुंचूंगा तो बच्चों के साथ रहकर, टीचर्स के साथ रहकर उनकी लोकल लैंग्वेज को भी जल्दी से सीखने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं उन्हें और अच्छी जो है नॉलेज आगे दे सकता हूँ। तो मैं अब सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को जो है बोलना स्टार्ट करूंगा, और इंग्लिश के साथ साथ मैं क्या करूंगा, उनकी जो वहां की मदर टंग होगी मैं उस मदर टंग को भी सीखना पसंद करूंगा, जिससे कि एग्जामिनर पर आपकी छाप पड़ेगी। ठीक, पॉइंट आउट हो गया। क्यों छाप पढ़ने का मतलब भी क्यों हो गया? मतलब इसलिए हुआ क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये, एग्जामिनर आपके अंदर ये देखेगा कि अभी भी इसके अंदर सीखने की क्वालिटी है। एक बात ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म पे बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भी मैंने देखा कि जो है इंस्टाग्राम पर जब मैंने पिन करी हुई है कमेंट बॉक्स में, उस पर बहुत सारे मुझे यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए कि यूनिफॉर्म सर कैसी पहने। तो देखिए मैंने कल भी बताया था, जो हमारी जो है बहनें जो है अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई है उनकी, तो वो जो है सलवार और कुर्ता पहन सकती हैं, साड़ी भी पहन सकती हैं। जो शादीशुदा हैं वो साड़ी पहन ही सकती हैं। साड़ी वगैरह जो है आप जब गर्मियों में इंटरव्यू हो रहा है या सूट पहन रहे हैं तो आप ऐसा पहने जो आपका ज्यादा जो है एक तरीके से गर्मी वाला, जो हम कहते हैं कॉटन का जो कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े वगैरह पहने, कॉटन की साड़ी वगैरह पहने। एक बात, कपड़ों का रंग जो होता है वो हल्का जो है लाइट कलर का होना चाहिए। आपके हाथ आपके ना बिल्कुल खाली भी नहीं हो और बिल्कुल भरे हुए भी ना हो। हाथ में जैसे कि मैंने कहा जो बहनें हैं वो क्या कर सकती हैं, जैसे कि उन्होंने जो है वॉच वगैरह पहन ली, वॉच के साथ साथ मैंने कहा जो हमारी जो है शादीशुदा बहनें होंगी वो जो है एक एक चूड़ी डाल सकती हैं। अगर मैंने कहा पैरों की भी बात कही थी, पैरों में स्लीपर ऐसे हों जो आवाज नहीं कर रहे हों। जो हमारे बॉयज यानी भाई हैं, भाई वो क्या करेंगे, वो फॉर्मल कपड़े पहनेंगे और फॉर्मल के साथ साथ फॉर्मल शूज ही पहनेंगे, और फॉर्मल शूज भी ऐसे हों जो आवाज नहीं कर रहे हों। आप ये ध्यान रखेंगे और शूज को 1-2 बार पहन कर देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन आपको जो है वो दिक्कत कर रहे हों और एग्जामिनर के साथ में आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो। तो यूनिफॉर्म की बात हो गई। उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। देखिए जिस क्लास में भी आपको पढ़ाने की बात आ रही हो, आप टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, जिस भी लेवल में आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको पहले ही समझ लेना है कि क्या हो सकता है। पूर्व ज्ञान ले लें क्लास के बारे में। अगर आप पीआरटी पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको समझ लें कि छोटे बच्चे होंगे, कितनी उनमें नॉलेज होती है, किस प्रकार हमें पढ़ाना होगा, उसका पूर्व ज्ञान होना चाहिए। हर एक बच्चे के बारे में सोच के चलिए कि बच्चे 3 कंडीशन के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वीक भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा होशियार भी हो सकता है। तो तीनों को हम किस किस लेवल पर किस तरीके से पढ़ाना चाहेंगे, हम क्या करेंगे हम क्लास में पढ़ाते समय। इसके साथ साथ मैंने कहा आप अगर मान लीजिए टीजीटी लेवल पे कोई टॉपिक लिए हुए हैं, पीजीटी लेवल पे कोई टॉपिक लिए हुए हैं, तो देखिए उसे क्या करेंगे, जो सिंपल वे से जो है एक तरीके से हार्ड की तरफ को लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि वीक बच्चे भी होंगे, और वीक बच्चे अगर आपने एकदम ही मीडियम या हार्ड पॉइंट उठा लिया तो आप जो बेकार हो जाएंगे उस समय जाकर। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पूर्व ज्ञान जोड़ लें। पूर्व ज्ञान के साथ साथ अगर आपको क्लास में पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है और बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपको पहले नॉलेज ले लेनी है कि जो बच्चे सामने आपके बैठे हुए होंगे उनकी क्या संस्कृति है, क्या कल्चर है, किस कल्चर से आते हैं, क्या उनकी जो है लैंग्वेज रही होगी, और क्या वो आपकी लैंग्वेज समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे। और आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, अपनी जो मदर टंग है ना
उस मदर टंग को आप इस तरीके से लेकर चलें कि सामने वाले के ना जो एग्जामिनर बैठा हुआ है उसे आप सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। जैसे मैंने कहा आप हरियाणवी बोलते हैं और कहीं कहीं आपकी लैंग्वेज में हरियाणवी दिखाई दे रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी केरल बोलते हैं यानी मलयालम थोड़ी सी आपकी टच हो रही है अगर उसमें जो है भाषा में, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हिंदी और इंग्लिश पे फोकस देना है आपको, ध्यान रखें। और सामने अगर एग्जामिनर आपकी भाषा का लोकल लैंग्वेज का मिल गया तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा आपका। पंजाबी में भी दिक्कत आती है, जो लोग पंजाबी बोलते हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है कि सामने बैठा हुआ एग्जामिनर ये सोच सकता है कि इसकी पंजाबी पर ज्यादा पकड़ है, और पकड़ के साथ साथ अगर इसे किसी ऐसी स्टेट पर भेज दिया जाए जहाँ पे पंजाबी नहीं बोली जा रही होगी तो वहां पे ये अपने आप को ही कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएगा। एक बात आपको ये भी क्लियर हो गई होगी, यूनिफॉर्म हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। टॉपिक कैसा हो, ये बात बहुत आती है। टॉपिक कितने हो और टॉपिक कैसा हो, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए टॉपिक कम से कम अभी अभी मैंने बात कही थी लगभग 3 या 4 टॉपिक होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैंने कहा टॉपिक की बात हो गई तो टॉपिक की नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपको। तीनों चारों के बारे में मैंने ये भी बात करी, आपको एक एक पॉइंट की होनी चाहिए, एक एक डिफाइन की होनी चाहिए, एक एक स्पेलिंग की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक आपने ले रखा है और उसी की वो स्पेलिंग पूछने लगे आपसे। आपने मैंने कहा है कि हिंदी में भी अगर कुछ पढ़ा रहे हैं और वही टॉपिक से रिगार्डिंग कोई जो है हिंदी का शब्द लिखने को दे दें आपको, तो आपसे नहीं लिखा गया, मात्राओं में गलती कर दी तो दिक्कत आ सकती है आपको। तो दोनों चीजें आपको क्लियर कर लेनी है। टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने कल के लेक्चर में ही बोला था केस स्टडी के बारे में। देखिए केस स्टडी क्या होती है, एग्जामिनर जो बैठा हुआ होगा आपके सामने ना बहुत सारी बाउंडेशन लेकर आएगा। बाउंडेशन में मैंने कहा, जैसे कल भी मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई बच्चा आप जो पढ़ा रहे थे और कोई बच्चा जो है क्लास में बीमार हो गया, तो बीमार होने की कंडीशन में आप क्या करेंगे। ऐसा भी हो सकता है वो आपसे कह दे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप तो पढ़ा रहे थे बहुत अच्छे से और अचानक पियोन आया और पियोन ने आके आपसे कह दिया कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया कि आप पहुंची जल्दी से, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है या उन्हें बहुत ज्यादा कोई आपसे एक कंपलसरी कोई वर्क है आपको बहुत जल्दी से पूरा करना है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। तो कल के लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि आप कभी भी ना इस तरीके का आंसर ना दें जो नेगेटिव हो, क्योंकि ज्यादा का टीचर्स क्या कहते हैं, नेगेटिव आंसर दे देते हैं कि हमें अगर प्रिंसिपल ने बुलाया तो उस समय जाना होगा, हम उस समय क्लास में जो भी मॉनिटर होगा हम उसे खड़ा कर जाएंगे। तो मॉनिटर का आंसर सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मैं सबसे पहले उसी पियून के द्वारा जो है किसी भी स्टाफ रूम में जो भी एक टीचर फ्री होगा उस सब्स्टिट्यूशन को अपनी क्लास में बुलाना चाहूंगा जिसे मैं खड़ा कर जाऊं। अब वो आपसे कहेगा अगर सब्स्टिट्यूशन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप बताएंगे जो मेरी नियर अबाउट क्लास होगी उसमें जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा मेरे लेफ्ट और राइट, मैं दोनों को ये सूचना देकर जाऊंगा कि मैं क्लास इस समय छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया जो है 5 मिनट 10 मिनट में जितनी भी जल्दी मैं आ सकता हूँ मैं आऊंगा और आप मेरी क्लास पर निगाह रखेंगे। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी आ सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने कहा था बच्चे क्लास में लड़ लें तो क्या होगा, इंस्टा पे मेरे पास बहुत सारे आंसर आए, बहुत ज्यादा करेक्ट भी आंसर आए, कहीं कहीं पे थोड़े से नेगेटिव आंसर आए, तो मैंने उनका उन्हीं नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव वे में वहीं पर आंसर दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें ना जो भी मैं पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ और आप जो मेरे पॉइंट सुन रहे हैं कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टा के साथ साथ इसमें कमेंट में जाकर बात भी कर सकते हैं। अगर बात करें डिसिप्लिन की, आप देखिए डिसिप्लिन, क्लास का डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे। देखिए डिसिप्लिन वहीं खराब होता है जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम को ढूंढेंगे क्या प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपके पढ़ाने से बच्चा बोर हो रहा हो, समझ में नहीं आ रही हो, इस वजह से उसे डिसिप्लिन जो है बोरिंग कर रहा हो। तो आप ध्यान रखेंगे डिसिप्लिन के लिए अगर पूछ लें आप डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे तो आप तुरंत आंसर देंगे सर डिसिप्लिन का कोई ना कोई कारण होता है जो डिसिप्लिन बिगड़ता है। तो मैं सबसे पहले उस डिसिप्लिन का कारण ढूंढूंगा कि जो भी बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है उसका क्या कारण है, उसकी संस्कृति कैसी है, क्या ऐसा तो नहीं है वो स्कूल के एटमॉस्फेयर से परेशान है। तो बस सारी बातों को सर्च करने के बाद उस पॉइंट आउट को जल्दी से ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 2-3 क्वेश्चन तो आपके लिए कंपलसरी हैं। एक आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेगा, जब आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछे तो आप ध्यान रखें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इंट्रोडक्शन तैयार करके जाना है। आपसे कभी कभी ऐसा हो सकता है आपसे वो कह देगा कि आप अपने बारे में परिचय दीजिए, आपसे उसने कह दिया परिचय दीजिए और आपने जो है माई सेल्फ इंग्लिश वगैरह में बोलना स्टार्ट कर दिया, तो अभी बड़ा नेगेटिव पॉइंट आएगा कि मैंने तो हिंदी में पूछा था उसका आंसर मुझे क्या दिया, इंग्लिश में दिया गया। उसने क्या दिया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अपने अबाउट अपने बारे में बताइए और आपने जो हिंदी में चालू कर दिया तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। ये ध्यान रखेंगे। 2 क्वेश्चन और ज्यादा कंपलसरी हो जाते हैं कि टीचर आप क्यों बनना चाहते हैं। तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था, देखिए टीचर की जो जॉब होती है एक आदर्श व्यक्ति की जॉब होती है, एक आदर्श व्यक्तित्व रखता है वो अपने अंदर, आपको ये बोलना है
क्यों रखता है? वो राष्ट्र के साथ साथ देश के बच्चों का भी निर्माण करता है। आप बताएंगे एक टीचर ही एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो बच्चे का निर्माण तो करता है, बच्चे के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण करता है, बच्चे के चरित्र का निर्माण करता है। और बच्चे के चरित्र का निर्माण का मतलब हो गया हमारे देश के चरित्र का निर्माण होना। आप ध्यान रखेंगे। आप बताएंगे एक शिक्षक का जो ज्ञान का स्तर होता है वो बहुत ऊंचा होता है। वो पर डे अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाता है। वो पर डे जो है अपने आप को नई नई चीजों से अपडेट रखना चाहता है। मैंने अपने भविष्य में, आप ऐसा करके बोलेंगे कि मैं अपने भविष्य में ऐसा आइडिया नहीं लगा सकता कि और कोई ऐसी जॉब बन पाए जो भविष्य में जो है अपने आप को हर दिन अपडेट रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इसलिए टीचर बनना चाहता हूं कि टीचर के साथ साथ मैं अपने देश का निर्माण कर सकूं, अपने देश का चरित्र बना सकूं, अपने देश के बच्चों में जो है एक समानता का भाव प्रकट कर सकता हूं। एक टीचर ही एक ऐसा आदर्श व्यक्ति होता है जो सभी में समानता का भाव देखता है। एक टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बच्चों को निर्देश देने के बाद किसी भी कार्य को करा सकता है। एक टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक अध्यापक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने अनुभवों को सिखाता है, वरना कोई भी व्यक्ति आज तक अनुभवों को नहीं सिखाएगा, हमेशा अपने अनुभव को छिपाएगा। आपको मैंने कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में या उससे पहले के लेक्चरों में, मैंने कई लेक्चरों में आपको अपने बारे में या मेरे सामने जो पढ़ाते समय प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है मैंने वो भी आपको शेयर करी थी। क्यों करी थी? मैं एक एज ए टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूँ। अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं उन अनुभवों को छिपा जाता। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एक टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो हमेशा समय का पाबंद होता है। एक टीचर से ज्यादा समय का पाबंद संसार में कोई और व्यक्ति नहीं देखने को मिल सकता। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने टीचर के रिगार्डिंग बता दिए आपको, कोई भी पॉइंट्स आप बता सकते हैं। इसके बाद पीटीएम के मैंने क्वेश्चन बनाया। पीटीएम के बारे में कभी कभी पूछ ली जाती है कि जो है मान लीजिए एग्जामिनर जो बैठा हुआ है वो अपने आप को जो है किसी भी बच्चे का जो है पेरेंट्स बोल दे और आपसे कह दे आप उसके टीचर हैं और मेरे बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो आप अपने ना बच्चे को केवीएस के विद्यालय से निकालना चाहता हूं। तो आप ऐसी कंडीशन में ध्यान रखेंगे वो आपको हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। तो नेगेटिव बोलते हुए आपको जो है उनकी बातों को पॉजिटिव वे में ले जाना है। आप ध्यान रखेंगे, टीचर के कर्तव्यों का बहुत ध्यान रखेंगे कि किसी भी नेगेटिव पॉइंट को हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को लेकर जाना होगा। ठीक, ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। तो पीटीएम का मतलब क्या है कि बच्चे में जो बच्चा क्योंकि ज्यादातर जो है पेरेंट्स के साथ में रहता है, एक शिक्षक के साथ में 6 या 7 घंटे रहता है। तो जब शिक्षक और उसके पेरेंट्स दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद बच्चे के भविष्य पर आसानी से चर्चा की जा सकती है। आप बताएंगे कि एक माता पिता के साथ में एक अध्यापक दोनों मिलकर जो है किसी बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। तो हम माता पिता के साथ मिलकर या माता पिता शिक्षक के साथ मिलकर जो है उसकी कमियों पर एक तरीके से हम जो है बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कहां कहां पे उसकी कमियों को हम जो है निखार सकते हैं। इसलिए पीटीएम का करना भी आवश्यक हो जाता है। पीटीएम क्लियर हो गई। इसके बाद टीचर्स ड्यूटी आती है। टीचर्स ड्यूटी क्या है? तो आप बताएंगे टीचर्स के बहुत सारे कर्तव्य हैं। एक बार स्कूल में आने के बाद सबसे पहला कर्तव्य बच्चों को शिक्षा देना हो गया। शिक्षा के साथ साथ केवल शिक्षा ही नहीं, अच्छी तालीम देना हो गया, अच्छे विचार प्रकट करना हो गया। जैसे कि जो मोरल वगैरह पढ़ा रहे हैं आप आजकल, बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करना, उपस्थिति के साथ साथ अनुपस्थिति भी दर्ज करने की होती है। बच्चों का अगर एडमिशन हुआ है तो उसका एडमिशन का रजिस्टर बनता है अलग। बच्चों ने अगर किसी कारणवश आपके स्कूल से नाम कटा लिया है तो उसका रजिस्टर भी एक टीचर को तैयार करना होता है। टीचर जो है बच्चों का मूल्यांकन करता है, रजिस्टर चेक करता है, कॉपियां चेक करता है, एग्जाम लेता है उसका, बच्चों को समय समय पर ओरल टेस्ट लेता है। ये सारा मूल्यांकन हो गया। बच्चों का ग्रुप बनाता है, ग्रुप बना के जो है बच्चों को जो है एक संगठन में रहकर काम करना सिखाता है, अनुशासन सिखाता है बच्चों को, अनुशासन के साथ साथ होमवर्क देता है बच्चों को, उनका होमवर्क चेक करता है, प्रोग्राम बनाता है, आयोजन करता है, प्लानिंग करेगा हर एक चीज की कि 26 जनवरी आनी है तो बच्चों को किस किस ग्रुप में बांट के हम किस किस प्रकार जो है कार्य करा सकते हैं। तो टीचर की बहुत सारी ड्यूटी मैंने आपको बता दी। इनमें से कोई भी 1 या 2 ड्यूटी अगर आपने बता दी तो आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए पीछे मैंने चर्चा कर ली और फिर मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज कैसी हो, दोनों लैंग्वेज हो, हिंदी और इंग्लिश, कारण मैंने आपको बता दिए। टॉपिक के अकॉर्डिंग बॉडी लैंग्वेज हो, अभी मैंने आपको बताया था ट्रेन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको जो है टोकरी का एग्जांपल दिया एक तरीके से। स्पेलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको एक एक स्पेलिंग याद हो, वो आपसे स्पेलिंग लिखवा सकते हैं वहां पर, आप ये गलती ना करके जाएं। इसके बाद अगर हम बात देखें, देखिए बायोडाटा जो बना रहे हैं आप, जो उनके सामने आप बायोडाटा रिप्रेजेंट करेंगे तो उस बायोडाटा को ना, अपने ही बायोडाटा को लगभग 10 बार पढ़ने आप। आपके बायोडाटा से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन लिखी होगी, क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। आप सब्जेक्ट तैयार कर लें अपने कि मैंने जो कौन कौन से सब्जेक्ट से कब इंटर में, कब जो है 10th में, 10th के साथ साथ ग्रेजुएशन हो गई, आपकी बीएड हो गया, बीएड के साथ साथ और कोई डिग्री जो भी आपने ले रखी है सर्टिफिकेट,
उसमें आपके क्या सब्जेक्ट थे, कितने परसेंटेज मार्क्स रहे होंगे आपके, क्या रोल नंबर रहा होगा। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको अपने जीवन से रिलेटेड भी याद रखनी है। वो आपसे पूछेंगे, जब आपको अपने से ही जीवन से रिलेटेड चीजें याद नहीं होंगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप। तो बायोडाटा आप ध्यान से तैयार करके लेकर जाएं। बायोडाटा में वही चीजें लिखें जो चीजों के बारे में आपको सही नॉलेज है। अभी आपने बायोडाटा में लिख दिया कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है, बेसिक तो कंप्यूटर का सभी जानते हैं आजकल, मगर आपसे बेसिक नॉलेज के बाद उन्होंने उसमें देखा कि कंप्यूटर की नॉलेज आपने लिख रखी है और उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपने चाहे भले से बायोडाटा में मेंशन करा बेसिक नॉलेज, और उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा उनके लिए तो बेसिक ही है वो। आप उनसे ये कहोगे कि सर ये तो बेसिक नहीं है, ये तो आपने जब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, तो ऐसी कंडीशन में आपको वही मेंशन करें जो आपको 100% आता है, जिसकी आप तैयारी करके जा सकते हैं। एक बात आपको ये भी ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, टॉपिक के अकॉर्डिंग बॉडी लैंग्वेज हो गई, स्पेलिंग हो गई, बायोडाटा में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, सब्जेक्ट जरूर याद कर लें आप, सब्जेक्ट के साथ साथ रोल नंबर भी याद कर लें, हर एक चीज पर आप तैयार कर लें। देखिए उसके बाद पीआरटी पढ़ाएं तो आप, मैंने कहा टीजीटी पढ़ाएं तो या पीजीटी पढ़ाएं तो आपको ना जो सरकारी एनसीईआरटी बुक्स हैं उन सबके नाम याद कर लेना ध्यान से। आप ध्यान रखना, आज गूगल पर जाकर सर्च कर लें सभी बुक्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो, कि अगर मान लीजिए पीआरटी लेवल में ईवीएस की बुक चलती है तो उसे क्या कहते हैं, गणित की बुक चलती है तो उसका क्या नाम दे रखा है, हिंदी की चल रही है तो उसका क्या नाम दे रखा है। तो हिंदी और इंग्लिश की सूची तैयार कर लें, और सूची तैयार करने के बाद ये नाम आप याद कर लें ध्यान से। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। आप किसी भी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं और आपसे पूछा जाए उस किताब का क्या नाम है, और किताब के नाम के साथ साथ जब आपको एक बार किताब के नाम तैयार हो जाएंगे तो फिर एक बार ना उस किताब के नाम के साथ साथ आगे उसमें मेंशन कर लें कितने चैप्टर्स हैं इसमें, और चैप्टर की भी बीच में जो इंडेक्स आपको जो स्टार्टिंग में दे रखी होगी धीरे धीरे उस इंडेक्स को भी रखना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि यही सारी चीजें पूछी जानी है, इनसे अलग हटके कोई चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। आगे की अगर मैं बात करूं, बुक्स नेम विद चैप्टर नेम मैंने आपको बता दिया। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत याद रखें। फैमिली बैकग्राउंड बहुत पूछा जाएगा आपसे, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाएगा। कितने भी मेंबर हो, आपको हमेशा स्मॉल फैमिली होती है सभी के लिए, मैंने कहा 7 मेंबर्स हो, 10 मेंबर्स हो, 15 मेंबर्स हो, जो भी हो उनके बारे में उनकी नॉलेज थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखें। अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में उस ऊपर ज्यादा चर्चा करें जिनके बारे में आपको 100% जो है हर तरीके से चीजों के बारे में पता हो, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक, क्योंकि आप अपना बायोडाटा जब देंगे तो बायोडाटा के साथ साथ जब आप इंट्रोडक्शन पहले बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में भी बोलेंगे, तो वहां से क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकते हैं। आगे मैंने क्या कहा, क्वालिफिकेशन नॉलेज के बारे में अभी मैंने आपसे कहा, जो जो आपने कर रखा है उसके बारे में आपको सही प्रकार पता हो, उसके रोल नंबर पता हो, उसके सब्जेक्ट पता हो, उसमें कितने मार्क्स मिले थे, आउट ऑफ कितने थे आपके, कौन सी ईयर में करा था, ये सारी बातें आपको रटी हुई हो, बिल्कुल माइंड में बैठी हुई हो आपके। इसके बाद मैंने आपसे पहले ही लेक्चर में कहा था, जब आप जो है जिस दिन भी आपके इंटरव्यू की डेट आपको मिल जाए तो उससे लगभग 10 दिन पहले का न्यूज़पेपर जो है, 10 दिन पहले तक के सारे न्यूज़पेपर आप जो है एक तरीके से पढ़ लें, पर डे के कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़ लें, क्योंकि करंट की जो घटनाएं होती हैं वो पूछी जा सकती हैं, जो भी ज्यादा एकदम जो है एक तरीके से मैंने कहा विख्यात रही होंगी, नॉलेजेबल रही होंगी, वो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ना भी आपके लिए कंपलसरी है। देखिए केवीएस की पॉलिसीज भी याद कर लें, केवीएस के टीचर बनने जा रहे हैं, केवीएस का जो है अगर हम बात करें तो केवीएस जो है कब मतलब है कि स्थापना कब हुई थी, स्थापना के साथ साथ केवीएस ने कौन कौन सी पॉलिसी चला रखी है, केंद्रीय विद्यालयों में क्या क्या चीजें होती हैं, कब कब केंद्रीय विद्यालयों का जो है एक तरीके से पुनर्निर्माण किया जाता है, ये सारी बातें आप पढ़ लें केवीएस की वेबसाइट पर जाकर, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने अपना जो भी टॉपिक लिया है उसमें अगर मैंने कहा इंग्लिश का भी टॉपिक लिया है और आपने इंग्लिश के कोई भी आपके विलियम वर्ड्सवर्थ तो हो गए आपके, मैंने कहा ऑथर हैं, और जब वहाँ पे उन राइटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी स्टोरीज लिख रखी हैं, क्या लिख रखा है, क्या नहीं लिखा है, सारी बातों को पढ़ लें आप ध्यान से। इसके बाद मैंने लास्ट में परसों के लेक्चर में आपसे बोला भी था, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, देखिए जो चीज आपको नहीं आती हो वहां पर वो उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लें एकदम तेजी से, ऐसा नहीं है आप गलत आंसर दें, गलत आंसर देंगे तो आपके लिए ही नेगेटिव होगा। तो उन चीजों को एक्सेप्ट जरूर कर लें कि आपको जो है जो चीज नहीं आती है पहली बात, और जब नहीं आती है तो सॉरी नहीं बोलें बिल्कुल भी। मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आपको क्या बोलना है, आप बोलेंगे कि सर अभी मुझे इसके बारे में और पढ़ना होगा, ठीक। आप इस तरीके से अपने लैंग्वेज में जो भी आप बात करते हैं उस लैंग्वेज में इस तरीके से बोल सकते हैं। तो लगभग मैंने 24 से 25 क्वेश्चन आपको तैयार कराए, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और इनसे भी ज्यादा डिटेल इन्हीं पॉइंट्स के बारे में मैंने अपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में आपको बहुत ध्यान से एक्सप्लेन करिए, इनसे ज्यादा एक्सप्लेन कराया। तीनों लेक्चर वो सुनने के बाद चौथा लेक्चर इन पर भी जो है एक तरीके से तैयार कर लें, और चारों लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनसे अलग हटकर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप ध्यान रखें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसका आंसर आपको सही से सटीक नहीं मिल रहा है
तो आप इंस्टाग्राम के साथ साथ इसी कमेंट बॉक्स में आप जाके मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी ही रिप्लाई उसका करूंगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।